मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रिम फ्रेम जो ब्रेकेज होता है उसका क्या क्या कारण है, रीजन्स ऑफ रिम फ्रेम ब्रेकेजेस, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। और उसमें सारी चीज़ बारीकी से देखेंगे। रिम फ्रेम का ब्रेकेज बहुत कंट्रोल में रहेगा, आपकी रिम फ्रेम एफिशिएंसी बढ़िया आएगा, यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, वेस्ट जनरेशन कम होगा। ये अल्टीमेटली ये सब आपको मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले रिम फ्रेम जो ब्रेकेज होता है उसका क्या क्या सब कारण है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। और टॉपिक चालू करने से पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल का मेंबरशिप लीजिए। बगैर मेंबरशिप में चैनल चलाना मुश्किल हो जाता है। मैं अकेला खाली मेहनत करता रहूँ तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, चैनल आखिर में फिर बंद हो जाएगा। क्योंकि उसके लिए चलाने के लिए अपन को जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए चैनल चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है मेंबरशिप। आप लोग लीजिए, आपका दोस्त लोग को बताइए। सबसे पहले देखिए रीजन्स ऑफ रिम फ्रेम ब्रेकेजेस। रिम फ्रेम जो ब्रेकेज होता है, बोलते हैं रिम फ्रेम में ज़्यादा ब्रेकेज होता है, कारीगर ड्यूटी नहीं करते, एब्सेंट मारते, पर्सनल डिपार्टमेंट जो प्रोडक्शन वाले के ऊपर डालता है कि तुम्हारी रिम फ्रेम का ब्रेकेज ज़्यादा है इसलिए कारीगर नहीं आता। तो ये जो वीडियो इसीलिए बना रहे हैं, टेक्निकल आदमी जो है ये सब चीज़ का ध्यान रखेगा। सबसे पहले देखो प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ रिंग डाया एंड लिफ्ट। समझ लो आपको बिल्कुल कोर्स काउंट का प्लांट लगानी है। समझ लो 8 काउंट, 10 काउंट, 6 काउंट ये सब बढ़ानी है। तो आपको उस टाइम क्या सिलेक्शन करना पड़ेगा, रिंग डाया बड़ा लेना पड़ेगा, लिफ्ट बड़ा लेना पड़ेगा। समझ लो इसका उल्टा सोचिए, आप बिल्कुल फाइन काउंट बढ़ानी है। समझ लो 60 काउंट, 80 काउंट ये सब बढ़ानी है। तो उस केस में आपको रिम फ्रेम का डाया छोटा लेना पड़ेगा रिंग का, और लिफ्ट भी कम लेनी पड़ेगी। और कभी ऐसा होता है जैसे आपने कोर्स काउंट के लिए मशीन लगा दिया और मैनेजमेंट बोला इसमें अपना 6 काउंट, 8 काउंट, 10 काउंट का प्रोग्राम नहीं, आप इसको 40 पे ले लो। तो ऐसे होने से क्या होता है, रिम फ्रेम ब्रेकेज आपकी कंट्रोल नहीं रहेगा। तो इसीलिए जो काउंट बनानी है उसी हिसाब से रिंग और रिंग का लिफ्ट लीजिए, वो सबसे मेजर पॉइंट है। उसके बाद देखिए सिलेक्शन ऑफ रिंग फ्रेम मॉडल्स। रिंग फ्रेम मॉडल मतलब समझ लो आपको मतलब फाइन काउंट बनानी है, कोर्स काउंट बनानी है, और समझ लो कम्पैक्ट बनानी है, एली ट्विस्ट बनानी है, या नॉर्मल धागा बनानी है। उसी हिसाब से आपको रिम फ्रेम का मॉडल भी बराबर सिलेक्ट करके लेना पड़ेगा। बराबर सिलेक्ट करके रखोगे प्रॉपर वर्किंग रहेगा। उसके बाद देखो सिलेक्शन ऑफ बटम रोल डाया। बटम रोल डाया का बात क्यों आता है, बटम रोल डायमीटर जो होता है, समझ लो आपको एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, आपको चलानी है सिंथेटिक चलानी है। तो सिंथेटिक जब चलानी है तो कभी कभी 51 mm फाइबर आएगा, कभी कभी 64 mm आएगा, कभी कभी 44 mm आएगा। उस केस पे क्या करना, बटम रोल डाया ज़्यादा लेना पड़ेगा। कभी कभी बटम रोल डाया 32 mm का आता है, 30 mm आता है। तो ऐसे ही, और अगर आपको कटन चलानी है 25 और 27 mm बेस्ट है। तो बटम रोल डाया सिलेक्शन करना भी बहुत ज़रूरी है। समझ लो आपने सिंथेटिक चला रहे हो, बिल्कुल 25 mm का बटम रोल ले लिया, वो तो पूरा लैपिंग हो जाएगा। तो उस केस में बटम रोल का डाया सिलेक्शन करना जरूरी है। सिलेक्शन ऑफ कार्ड्स हार्डनेस। कार्ड्स हार्डनेस कहाँ जाए, देखो समझ लो आप कोम्ड कटन चला रहे हो तो 65-60 सोर हार्डनेस का कार्ड्स चल जाएगा। समझ लो आप 100% विस्कस चला रहे हो तो 70 सोर हार्डनेस चल जाएगा। पीवी चला रहे हो तो 83 चल जाएगा। और अगर आप 100% पॉलिस्टर चला रहे हो, रिसाइकल पॉलिस्टर चला रहे हो तो 90 डिग्री भी चल जाएगा। तो सोर हार्डनेस के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है वर्किंग। समझ लो आपने 65 का सोर हार्डनेस का कटर लगा, आपको बोला गया पीवी चलाओ, पॉलिस्टर चलाओ, तो ऐसे केस में क्या होगा, आप चला तो लोगे लेकिन वर्किंग नहीं बैठेगा, हमेशा लैपिंग रहेगा, ब्रेकेज बढ़ा हुआ रहेगा, कारीगर परेशान रहेगा, IPI नहीं आएगा, सब प्रकार का बीमारी रहेगा। तो कार्ड्स हार्डनेस का भी बहुत बड़ा रोल रहता है, इसको ध्यान रखिए। प्रॉपर स्पिंडल और रिंग सेंटरिंग।
जो रिंग का सेंटरिंग होता है LMW रिम फ्रेम रिटर रिम फ्रेम होता है, और जैसे KTTM रिम फ्रेम में रिंग का सेंटरिंग नहीं होता, स्पिंडल का सेंटरिंग करते। वो ध्यान रखिए, अगर सेंटरिंग टाइम पे नहीं करोगे तो वर्किंग बराबर नहीं रहेगा। अपना जनरली अपना शेड्यूल रहता है 6 मंथ का, और 6 मंथ से पहले अगर ख़राब भी हो गया, ऐसा नहीं कि 6 मंथ आपने फिक्स कर रखा, 4 महीने 5 महीने में भी कर सकते हो, 3 महीने में भी कर सकते हो, आपको ज़रूरत लगा तो सेंटरिंग टाइम पे करना ज़रूरी है। उसके बाद देखिए, टॉप अप्रॉन, बॉटम अप्रॉन, सक्शन ट्यूब, डिटर्जेंट वॉशिंग। ये क्या होता है, जैसे कॉटन फाइबर रहता है ना, उसमें वॉक्स रहता है। वॉक्स क्या होता है, चिपकता है, फाइबर के ऊपर चिपकता है। या सिंथेटिक का आप डाइड ओन डाइड फाइबर चलाते हो, उसमें डिपोजिशन हो जाता है, मतलब डाई स्टफ का जो कलर है चिपक जाता है। तो इसीलिए क्या होता है, टॉप अप्रॉन, बॉटम अप्रॉन और सक्शन ट्यूब बीच बीच में निकाल के बढ़िया से सर्फ पानी करके इसको धोने का, फिर सादा पानी में धोने का, फिर धूप में सुखाने के बाद इसको लगाना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सफाई करते रहोगे बढ़िया चलता रहेगा। सक्शन ट्यूब सफाई करोगे, सक्शन बढ़िया होगा, ब्रेकेज कम होगा। लिक्विमिक्स ऑफ टॉप रोलर्स इन टाइम, सिंथेटिक चलाओ या कॉटन चलाओ या डाइड कॉटन चलाओ, लिक्विमिक्स अगर टाइमली करोगे लैपिंग टेंडेंसी कम होगा, और लैपिंग टेंडेंसी कम होगा तो आपकी ब्रेकेज अपना आप कम रहेगा। टॉप रोलर बफिंग टू बी डन प्रॉपर्ली। टॉप रोलर बफिंग, जैसे टॉप रोलर बफिंग होता है, मतलब ड्राइंग का, सिम्प्रेस का, रिम फ्रेम का, हर जगह का शेड्यूल का हिसाब से बफिंग करना। बफिंग शेड्यूल कभी डिले नहीं करना। जैसे समझ लो कॉटन में अपने 3 महीना में एक बार बफिंग करते, तो 3 महीना में कर देना चाहिए। अगर सिंथेटिक चला रहे हो, कोर्स काउंट सिंथेटिक चला रहे हो, कभी 15 दिन में करना पड़ता है, या फाइन काउंट ग्रे सिंथेटिक चला रहे हो महीना भर में करना पड़ता है। तो बफिंग शेड्यूल प्रॉपर्ली मेंटेन रखना जरूरी है। उसके बाद देखो, अंडर साइज कार्ड्स टू बी रिप्लेस्ड इन टाइम। अंडर साइज कार्ड्स क्या होता है, समझ लो आपके 30 mm का फुल साइज कार्ड्स है, बटन रोल 27 mm का, आपके 30 mm के बाद कार्ड्स हर बफी में 0.2 mm कट जाता है। समझ लो 27 mm रोल है और आपके 26.5 mm का भी टॉप रोल लगा हुआ, तो ऐसे केस में क्या करना, इसको बिल्कुल शॉर्ट आउट करके निकाल देने का। अंडर साइज कार्ड्स बिल्कुल नहीं चला रहा। अंडर साइज कार्ड्स चलाओगी IPI बढ़ेगा, अनड्रफ्टेड आएगा, वर्किंग कभी सेट रह रहा है। समझ लो आपके 30 mm का रोल है, 29.2 लगा आगे फ्रंट में और पीछे लगा 26.5 mm, तो ऐसे केस में क्या होगा, आपकी वर्किंग कभी नहीं आएगा। तो 29.2 लगाना है, ये कम से कम 28.5 तो रखो, 29 रखो, ऐसे ही उसके बराबर के जैसा रखो। बिल्कुल कम साइज का कट्स नहीं रखना, चाहे आगे रहे या पीछे रहे, कभी नहीं रखना। इसको तुरंत रिप्लेस कर देना। उसके बाद देखो, डैमेज कट्स मस्ट बी डन बफिंग इन टाइम। डैमेज कट्स जैसे सिंथेटिक चल रहा है, चाकू मार देते लड़के, कटर में भी चोरी छुपे मार देते, तो इसको बफिंग टाइम में करके रिप्लेस कर देना। जो बफिंग फिटर होता है उसका शेड्यूल में डाल दीजिए, डेली कट्स चेक करेगा। कभी कभी पिट कट होता है, मतलब कट दब जाता है, वो सब चीज़ ध्यान रखना। कट दब गया तो वर्किंग खराब रहेगा, तो उसके लिए आपको बफिंग शेड्यूल का मेंटेन करना, खराब कट्स हमेशा निकालते रहना। स्पिंडल बटनिंग टू बी डन इन टाइम। स्पिंडल बटनिंग क्या होता है, जैसे ये स्पिंडल है, उसका 3 जगह इसका बटन रहता है, जो खाली बॉबिन पर डालते हैं ना ऐसे ऊपर से, वो खाली बॉबिन को वो जो स्प्रिंग वाला बटन रहता है ऐसे पुश करके रखता है, मतलब टाइट रखता है। अगर बटन कहीं गुम हो गया, कहीं खो गया, सब 3 बटन की जगह समझ लो 2 गुम हो गया, तो बॉबिन क्या होगा, ऐसे डाल दोगे ना, ऐसे बॉबिन हिलता रहेगा, लूज रहेगा, ऐसे ऊपर नीचे होता रहेगा, तो ब्रेकेज बढ़ेगा। तो स्पिंडल बटनिंग में टाइम में होना जरूरी है। यूज अप्रोप्रिएट प्रोफाइल एट साइज ऑफ रिंग ट्रेवलर। रिंग ट्रेवलर का साइज और प्रोफाइल, जो मटेरियल चला तो उसी हिसाब से अप्रोप्रिएट रखना। और आपको एक चीज़ बता दूँ, रिंग्स एंड रिंग ट्रेवलर का मेरा ऑलरेडी 10 वीडियो है, इसको देखिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कौन सा मटेरियल में कौन सा प्रोफाइल का रिंग यूज करना, कौन सा नंबर का रिंग यूज करना। वो बराबर प्रोफाइल बराबर, अगर रिंग का नंबर नहीं यूज करोगे तो आपकी वर्किंग कभी सेट नहीं होगा।
और देखिए उसके बाद क्या हुआ, ड्राफ्टिंग जोन, जक्की पुली, लिफ्टिंग टेप, क्लीनिंग, ये सब जो क्लीनिंग शेड्यूल होता है ड्राफ्टिंग जोन का, जक्की पुली का, लिफ्टिंग टेप, ब्रेक्स, स्पिंडल टेप, क्लीनिंग इन टाइम, ये सब क्लीनिंग जो एरिया है बराबर सफाई रखते रहना। बराबर सफाई रखोगे, बटम रोल नेक का सफाई करोगे, और वो तो इसका आपरण का अंदर से कचरा है वो सब ड्राफ्टिंग जोन का क्लीनिंग में आता है, वो सफाई करना। जक्की पुली का अंदर लिफ्टिंग टेप का ऊपर बहुत फ्लाई रहता है, उड़ के पूरा मल्टीपल ब्रेकेज करता है। ये सारी क्लीनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान देना। ABC रिंग मस्ट 5 mm प्लस देन रिंग डाया, ये सबसे बड़ी चीज़ ध्यान रखना। जैसे रिंग डाया आपने, मैं बोल रहा हूँ 40 mm का रिंग डाया लगा है, 40 mm का लगा, तो आपको ABC रिंग जो होता है, ABC रिंग एंटी बैलूनिंग रिंग जो होता है वो 45 mm होनी चाहिए, ठीक है। 5 mm प्लस रखना, तब जाकर इसका वर्किंग सेट बैठता है। उसके बाद देखो, आज पर काउंट स्पीड पैटर्न सेट प्रॉपरली। जैसे आपके रिम फ्रेम का मटेरियल के ऊपर है, काउंट का ऊपर है, और रिंग फ्रेम लिफ्ट डाया के ऊपर है, उस हिसाब से कंसीडर करके स्पीड पैटर्न जो प्रॉपर है वो डालने का। आपके स्टैंडर्ड स्पीड समझ लो, आपके 20 काउंट कटन का चला रहे हो, आपको एवरेज स्पीड लेना है 15,500, आपने 18,000 तक कर दिया, वर्किंग कभी नहीं बैठेगा। तो जो स्टैंडर्ड स्पीड है काउंट के हिसाब से स्पीड पैटर्न बराबर इसको लगा, मतलब मशीन में लगाने का। रैचेट व्हील कीप एज पर स्टैंडर्ड कप कंटेंट। रैचेट व्हील क्या होता है? रैचेट व्हील होता है मतलब जैसे काउंट है 40 काउंट है, 30 काउंट है, जितना काउंट फाइन होता रहेगा रैचेट व्हील उतना कम कम होता रहेगा। समझ लो आप 20 काउंट बना रहे हो, 20 काउंट में समझ लो 30 का रैचेट है, तो 24 काउंट होगा तो 30 के जगह आपकी आ जाएगा 24 काउंट में 35 आ जाएगा, बढ़ जाएगा रैचेट व्हील। तो उसी हिसाब से आपको काउंट के हिसाब से रैचेट व्हील सेट करना, ताकि जो कप है रिंग कट ना हो। रिंग कट होगा या रिंग टच होगा वो मल्टीपल ब्रेकेज होकर पूरा छल्ला वगैरह लोड हो जाएगा, वर्किंग ख़राब हो जाएगा। तो रैचेट व्हील बहुत इंपॉर्टेंट है। लिफ्टर कम्बिनेशन सेट एज पर काउंट। लिफ्टर कम्बिनेशन क्या होता है? जैसे समझ लो कोर्स काउंट है, तो रिंग फ्रेम का जो लिफ्ट होता है ना, रिंग रेल का मूवमेंट, इसको फास्ट करना पड़ता है, और फाइन काउंट है इसको स्लो करना पड़ता है। वो उसी हिसाब से काउंट के हिसाब से लिफ्टर कम्बिनेशन बराबर रखना। फॉर एग्जांपल आपने समझ लो 20 काउंट चला रहे हो, एग्जांपल 20 काउंट चला रहे हो, लिफ्टर व्हील समझ लो आपने रखा 63-50 रखा, ठीक है। फिर 30 काउंट चला तो इसको 50-63 कर दिया। ऐसे 40 काउंट चला, ये 44-69 कर दिया। ऐसे ही उसका कॉम्बिनेशन रहता है, मतलब काउंट के हिसाब से आपको लिफ्टर व्हील सेट करके चलानी पड़ेगी। लिफ्टर व्हील अगर मतलब गलत डालोगी तो रिंग रेल का मूवमेंट के ऊपर असर पड़ेगा, छल्ला उड़ा के फेंक देगा, वर्किंग सही नहीं रहे, ब्रेकेज बढ़ जाएगा। रैचेट व्हील पिन सेट एज पर काउंट। आपको रैचेट व्हील का बताया था, रैचेट व्हील के हिसाब से पिन भी डिसाइड करना। पिन जो होता है कहीं सिंगल पिन रहता है, कहीं डबल पिन रहता है, कभी 3 पिन रहता है। तो रैचेट पिन जो होता है काउंट के हिसाब से, समझ लो आप 12 काउंट चला रहे हो तो आपको 3 पिन का चाहिए, और मीडियम काउंट चला रहे हो 20 काउंट, 24 काउंट, 30 काउंट और 40 काउंट तक भी 2 पिन रखा चलेगा। 60 काउंट एबव रखोगी तो 1 पिन करना पड़ेगा। तो पिन का ऊपर भी डिपेंड करता है। रन OSTC थ्रू आउट फुल डॉप। जो ओवरहेड का है पूरा डॉप तक, स्टार्टिंग से लेके पूरा डॉप तक चलाने का। और डॉप जस्ट जैसे समझ लो इतना ऊपर बाकी है, 300-400 मीटर बाकी है, इतना बाकी होगा धागा भरने में, तो उसका पार्किंग लेंथ डाल देना 300 मीटर 400 मीटर काउंट के हिसाब से। तो ओवरहेड आके एक साइड में रुक जाएगा। नहीं तो क्या, ओवरहेड अगर चलता रहेगा ना डंपिंग टाइम में, उसका नोजल पाइप वगैरह सब, फ्लेक्सिबल पाइप वगैरह सब टूट जाएगा। तो OSTC का पार्किंग टाइम डालना, खाली डंपिंग टाइम में बंद रहे, बाकी टाइम चलते रहे, रिम फ्रेम मशीन साफ रहे। रिमूव फैन वेस्ट इन ईच डंपिंग टाइम। कारीगर को ऐसे ट्रेंड करिए, अगर आपकी फैन वेस्ट कंटिन्यूस फिल्टर के अंदर नहीं जाता, मैनुअली निकालना पड़ता है, तो आपको हर डॉप, जैसे डॉप गिरता है ना, जैसे डॉपर लोग डॉप खुलते हैं या ऑटो डंपिंग वाला
काम करता है, तो उस दौरान क्या करेगा कारीगर, अपनी पंखा निकाल देगा, पंखा निकाल के मशीन का फैन से निकाल के डब्बा में या बोरे में डाल देगा। आफ्टर डफिंग गेटिंग मस्ट प्रपोल आर इन टाइम। जब डफिंग हो जाता है, जो गेटिंग करते हैं, गेटर लोग करते हैं या हेल्पर करता है या डफर भी कहीं कहीं करते हैं, मिनिमम टाइम में गेटिंग हो जाए और प्रॉपर गेटिंग हो जाए, लॉन्ग गेटिंग वगैरह ना हो। बराबर एक बार सिलाई माला कट गया तो इसको उसका ऊपर नहीं लपेटा मारना, उसको साफ करके लगाना। ये सारी चीज़ ध्यान रख के गेटिंग जो करना है टाइमली करना है और प्रॉपरली करना है, दो चीज़ ध्यान रखना। सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल आज पर काउंट, काउंट के हिसाब से रॉ मटेरियल भी बराबर सिलेक्ट करना। काउंट के हिसाब से रॉ मटेरियल कैसे बताओ, जैसे समझ लो आपको चलाना है 24 काउंट 30 काउंट चला रहा है, तो उसके लिए J34 LRA S4 ये सब चल जाएगा। समझ लो 36 काउंट 40 काउंट चलानी है तो संगर 6 ले लेना, 40 से समझ लो 50 काउंट लेनी है तो MC5 ले लेना। अगर 60 70 80 काउंट चलानी है तो DC32 ले लो। और अच्छा कटन बहुत आने लगा, भारलक्ष्मी ले लो या सूडान कटन ले लो, सी आइलैंड कटन ले लो फाइन काउंट के लिए। तो सिलेक्शन ऑफ कटन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस प्रकार की मटेरियल चलानी है कटन सिलेक्ट करना। ऑप्टिमाइज TM आज पर मटेरियल के हिसाब से आपको TM ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। समझ लो आपकी फाइबर कमज़ोर है, आप TM कम दे दोगे ब्रेकेज बढ़ जाएगा। तो फाइबर लेंथ के हिसाब से, स्ट्रेंथ के हिसाब से, माइक के हिसाब से आपको रिम फ्रेम का TM ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा ताकि आपकी प्रॉपर CSP आए। और CSP अगर बराबर नहीं आएगा तो आपको दिक्कत जाएगा, ब्रेकेज बढ़ेगा। तो ऑप्टिमाइज TM करना है रिम फ्रेम का। और उसके बाद ऑप्टिमाइज हाफली स्ट्रेंथ ऑफ सिंपलेक्स, वो भी यही चीज़ है। हाफली स्ट्रेंथ जो सिंपलेक्स का है वो कैसे करोगे, आपको मतलब कटन चला तो कोम्ड है, कार्डेड है, या पॉलिस्टर चला तो PB चला तो उस हिसाब से आप हाफली स्ट्रेंथ बराबर रखना ताकि रिम फ्रेम में अनड्राफ्टेड नहीं आए। ऑप्टिमम मतलब जितना लेवल तक जा सकते हो, अनड्राफ्टेड आने से पहले ही रोकना इसको। और हाफली स्ट्रेंथ का ही मेरा एक वीडियो है, इसको देखिएगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा। और सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर साइज ऑफ स्पेसर्स, जो रिम फ्रेम में स्पेसर लगता है काउंट के हिसाब से बराबर साइज़ का स्पेसर लगाना। समझ लो आपने 40 काउंट चला रहे हो, आपने बिल्कुल लगा दिया 4 mm का स्पेसर, तो वहाँ आपकी कभी वर्किंग नहीं बैठेगा, क्वालिटी नहीं बैठेगा। तो काउंट के हिसाब से स्पेसर बराबर रखना, वर्किंग बराबर रहे। और स्पेसर बिल्कुल कम नहीं कर देना ताकि अनड्राफ्टेड आए। तो प्रॉपर स्पेसर लगानी है। उसके बाद देखो स्पेसर चेकिंग, मिक्सिंग और मिक्स। स्पेसर कभी कभी गुम हो जाता है, ड्राफ्टिंग जोन से नीचे गिर जाता है, वो बराबर डेली मशीन बांट के चेक करा लेना। वो मिक्स स्पेसर मतलब समझ लो लाल का चल रहा है, कहीं नीला लगा दिया, पीला लगा दिया, ये सब चीज़ भी नहीं रहना चाहिए, प्रॉपर एक कलर का होना चाहिए। क्लीन बॉबिन होल्डर्स आज पर शेड्यूल। बॉबिन होल्डर जो होता है कभी कभी उसमें रुई चिपक के पूरा जाम हो जाता है, बॉबिन फ्रीली घूमता नहीं, उस जगह बार बार ब्रेकेज होगा, टूटेगा रोबिन, तो उसको कारीगर को परेशान रहेगा। तो बॉबिन होल्डर भी टाइम पे सफाई करना। क्लीन OST इन एवरी 4 आवर्स। ओवरहेड जो चलता है नीचे से कचरा खींच के अपनी ओवरहेड का ऊपर जो डब्बा रहता है उसमें लेके रखता है, या कभी कभी एक साइड में गिरा के चला जाता है। तो ये सब चीज़ क्या होता है, 4-4 घंटे में एक बार आप इसको सफाई करना। सफाई नहीं करोगे फिर से OST लेकर कहाँ डालेगा, अगर वो बॉक्स खाली नहीं रहेगा, सेक्शन ही नहीं होगा, तो सेक्शन नहीं होगा तो ब्रेकेज बढ़ेगा। तो OST भी 4-4 घंटे में सफाई करना जरूरी है। डू नॉट पॉर फ्रेंच चेक पाउडर अंडर मशीन का नीचे कभी कभी फ्रेंच चेक पाउडर नहीं डालना। फ्रेंच चेक पाउडर डालने से क्या होता है, ओवरहेड जो सेक्शन करके लेता है वो पाउडर लेके रिंग रेल के ऊपर डाल देगा, रिंग रेल के ऊपर डाल देगा, पूरा रिंग ट्रैवलर उड़ा के फेंक देगा। तो वो पाउडर जो डालते हैं ना, कभी राउंड के टाइम डालते, दीवार साइड से डालने का, मशीन का नीचे कभी नहीं डालना। मशीन का नीचे डालोगे तो आपको बहुत तकलीफ होगा, राउंड के टाइम में छल्ला उड़ जाएगा और वर्किंग खराब हो जाएगा। कि प्रॉपर RH परसेंटेज आज पर मटेरियल के हिसाब से आपको RH परसेंटेज भी परफेक्ट रखना पड़ेगा। समझ लो आप कॉटन चला तो 50 से 52% तक बढ़िया है,
अगर पीवी माल चलाते हो तो 45%, 44%, 40% तक भी रखोगी चलेगा। और समझ लो आपने नेचुरल फाइबर चला रहे हो, लिलन चला रहे हो, हेम्प चला रहे हो, ये जो बनाना चला रहे हो, ये सब ब्लेंड का माल चला रहे हो, आप रिम फिल्म का RH 75 तक रख सकते हो। तो प्रॉपर RH रखोगी तो आपकी मटेरियल बराबर चलेगा। तो मटेरियल के हिसाब से क्या स्टैंडर्ड RH रहना है वो भी जानकारी ज़रूरी है, वो जानकारी रखिए तो बराबर वर्किंग रहेगा। क्लीन रिटर्न एयर स्लिट्स इन एवरी 4 आवर्स। रिटर्न एयर का जो जाली रहता है इसको हमेशा सफाई रखना। सफाई नहीं रखोगी तो आपकी सेक्शन कम होगा और वही फ्लाई क्या होगा, ऊपर उड़ के आएगा, ऊपर उड़ के आएगा, तुरंत ब्रेकेज कराएगा। तो जो रिटर्न एयर स्लिट है, एक बटल ब्रश देकर हमेशा 4-4 घंटे में ऐसे ऐसे सफाई करते रहना ताकि क्लीन रहे और सेक्शन तेज रहे। उसके बाद देखो, डू नॉट ऐड मोर परसेंटेज ऑफ सॉफ्ट वेस्ट इन मिक्सिंग। आप देखो सॉफ्ट वेस्ट जो होता है जितना जनरेट होता है उतना तो डालना है, कोशिश करें सॉफ्ट वेस्ट कम बने। सॉफ्ट वेस्ट कम बनेगा तो वेस्ट कम डालना पड़ेगा मिक्सिंग में। तो वेस्ट जनरेशन के ऊपर बिल्कुल ध्यान रखिए, कम से कम वेस्ट बने। जो भी वेस्ट बनेगा फिक्स परसेंटेज कर दीजिए, इतना परसेंटेज में अपन डालेंगे मिक्सिंग में। तो वेस्ट ज़्यादा बिल्कुल डाला, समझ लो कोई मिक्सिंग लगा रहा हो 20% वेस्ट, 15% वेस्ट, उसमें वर्किंग कहाँ आएगा, उस पर ब्रेकेज ही रहेगा। तो सॉफ्ट वेस्ट का ऊपर बिल्कुल कंट्रोल रखे, उसी हिसाब से डालें। इन केस ऑफ कम्पैक्ट यान क्लीन प्रीमो क्लीनिंग, जो प्रीमो होता है, जो कम्पैक्ट यान में जो शर्ट फाइबर खींच के लेता है नोजल के थ्रू, वो प्रीमो होता है। कभी कभी जाम हो जाता है, ज़्यादा रुई फंसा रहता है, जाम होता है। तो इसको शेड्यूल के हिसाब से प्रीमो क्लीनिंग कराते रहना। प्रीमो क्लीनिंग करोगे तो बराबर सेक्शन होगा और बराबर ब्रेकेज नहीं रहेगा, बराबर चलता रहेगा। चेक OSTC नोजल्स ऑन डेली बेसिस, ये भी ध्यान रखो। OSTC नोजल होता है ना, कभी कभी कारीगर क्या करता है, उनका साइकोलॉजी रहता है, नोजल में रुई ठूस देते हैं। तो रुई ठूसने क्या होता है, सेक्शन नहीं होगा, कहीं कहीं हवा नहीं फेंकेगा, दोनों चीज़ इसका प्रॉब्लम हो जाएगा। वो प्रॉब्लम हो जाएगा क्या, समझ लो कोई रुई लगा दिया रात को 10 बजे, सुबह तक ऐसे ही चला, तो एयर ब्लो नहीं किया ड्राफ्टिंग जोन में, वो वहाँ फ्लाई फ्लप पूरा जमा हो जाएगा। ओवरहेड चालू है, कोई मतलब नहीं, लेकिन हवा नहीं फेंक रहा है। तो वैसे केस पे क्या होगा, OSTC का नोजल होता है, इसको बार बार चेक करना पड़ेगा। वो सुपरवाइजर जबर को ऐसे ट्रेंड करे, शिप चेंज में आते ही सब नोजल चेक कर ले, कहीं रुई वगैरह ठूस के तो नहीं रखा, ये सब चीज़ का ध्यान रखें। एनगेज स्किल्ड साइडर्स ओनली, कारीगर जो होता है बराबर लगाने का। समझ लो 3 साइड चलाता है तो कारीगर 3 साइड, जो आप सोचोगे मैं 3 साइड में एक ट्रेनी लगा दूंगा चला लेगा, तो दिक्कत है। वो चला तो लेगा 1-2 घंटा, उसके बाद पूरा मशीन का सत्यानाश कर देगा। तो कारीगर की जगह कारीगर लगाना, ट्रेनी नहीं लगाना। ट्रेनी लगानी है, समझ लो सीनियर ट्रेन लगानी है तो एक कारीगर की जगह 2 आदमी लगा दोगे, मैनेज कर लेगा। बिल्कुल ट्रेनी नहीं लगाना, मशीन ख़राब कर देते हैं। ड्यूरिंग डॉपिंग एजुकेट डॉपर्स फॉर मिनिमम एंड ब्रेकेज। डॉपिंग के टाइम में ध्यान रखना, डॉपर लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में ऐसे बॉबिन निकाल के नोच के खींच देते तो टूट जाता है धागा। तो वो जब नोच के निकालते, इनको ट्रेनिंग मास्टर भेज के इनको ट्रेन करना, बड़ा सावधानी से निकाले ताकि तार ना टूटे। उसके बाद देखो रन रिम फ्रेम्स आज पर हैंड्स, ये असर होता है। क्या होता है रिम फ्रेम में, जैसे आपकी समझ लो एक खाते में आपके 30 आदमी लगता है, तो क्या होता है उसमें पर्सनल डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है। ऐसे केस होता है, समझ लो आपके पास 25 आदमी आए तो वो पर्सनल IR का आदमी आएंगे, जॉबर को पटाएंगे, बोलेंगे अरे पूरा मशीन चला लो, मैं आदमी ला रहा हूँ। ऐसे बोल के 2 घंटा 3 घंटा हो जाएगा। तो 25 आदमी से वो 30 आदमी का काम करा लिया, दौड़ा लिया तो वो मशीन ख़राब हो जाता है, ब्रेकेज हो के ख़राब हो जाता है। फिर जब आदमी आते हैं तब कंट्रोल में नहीं होता। तो इसीलिए कभी भी रिम फ्रेम में आपको बोला जाता है कि कम आदमी से चला लो, कभी नहीं चलाना। चलाओगे फिर आपको बाद में पछताना पड़ेगा। तो जितना आदमी उतना मशीन चलाओ ताकि ब्रेकेज वगैरह ना हो, स्मूथ रहे डिपार्टमेंट। हाँ, आदमी आ जाएंगे तब बढ़ा देना मशीन, उसे पहले नहीं चलाना। चेंज रिंग ट्रेवलर आज पर शेड्यूल। रिंग ट्रेवलर का शेड्यूल होता है, जो होता है काउंट, जैसे कोर्स काउंट में जल्दी जल्दी करना पड़ता है,
सिंथेटिक में जल्दी खा लेता है छल्ला, तो वो भी जल्दी जल्दी करना पड़ता है। जो आज पर शेड्यूल, आपको जितना दिन का शेड्यूल दिया हुआ उसी हिसाब से आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा, तब जाके ब्रेकेज सही रहेगा। उसके बाद देखो सेट, चेस लेंथ, वाइंडिंग लेंथ, कप कंटेंट आज पर स्टैंडर्ड, जो अपना काउंट पैटर्न है और जो अपना काउंट पैटर्न रिंग डाया, रिंग लेफ्ट, उसके हिसाब से चेस लेंथ, वाइंडिंग लेंथ, कप कंटेंट सब बराबर सेट करके रखना। उसको अगर डिस्टर्ब रखोगे आप बिल्कुल दिक्कत जाएगा। मेरा एक वीडियो है LR9 का डिस्प्ले का ऊपर, बहुत बढ़िया वीडियो है, इसको देखिएगा। इसके डिटेल के बारे में बताया, कप कंटेंट कैसे सेट करते हैं, चेस लेंथ कैसे सेट करते हैं, वाइंडिंग लेंथ किस हिसाब से सेट होता है, वो आपको डिटेल आइडिया आ जाएगा। देखिए और भी रीजन सब रिम फ्रेम ब्रेकेज में रहा। टॉप क्लियरर क्लीनिंग, जो टॉप क्लियरर होता है, टप्पू बोलते हैं इसको, सफाई करना बहुत ज़रूरी है। सफाई नहीं करोगे तो क्या होगा, रुई चिपकता रहेगा और रुई उड़ता रहेगा, मल्टीपल ब्रेकेज होगा। वो क्लीनिंग रखोगे, वो जो नॉन क्लॉथ का कपड़ा रहता है टॉप रोलर के ऊपर, तो वो टॉप रोलर कंटैक्ट में आके रोलर गर्म रखता है और ब्रेकेज कम होता है। उसके बाद देखो एडिक्वेट एयर प्रेशर, एयर प्रेशर जो होता है रिम फ्रेम का, समझ लो मेन प्रेशर 6.5 kg 7 kg रहना चाहिए, वो सब रखना पड़ेगा। और आर्म प्रेशर भी जो 2 kg तक होना चाहिए वो भी रखना पड़ेगा, तब जाकर ब्रेकेज कम रहेगा। अगर प्रेशर बराबर नहीं रहेगा तो दिक्कत जाएगा। और ऑटो डॉपिंग स्पिंडल कटर क्लीनिंग, ऑटो डॉपिंग रिम फ्रेम का जो स्पिंडल होता है उसका नीचे कटर रहता है, तो उसमें हार्डवेस्ट लपट जाता है। हार्डवेस्ट बीच बीच में सफाई करना जरूरी है। सफाई नहीं करोगे तो डॉपिंग टाइम में बहुत ज़्यादा तार टूट जाएगा, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। और CPU बैकरो व्हील मैचिंग, ये CPU बैकरो व्हील कभी कभी मैचिंग डिस्टर्ब रहता है, बिल्कुल टाइट रहता है या लूज रहता है, दोनों ही खतरा है। दोनों के केस में आपकी ब्रेकेज बढ़ जाता है। मेंटेनेंस क्लीनिंग इन टाइम, समझ लो आपने डायरेक्ट मटेरियल चला रहे हो, कोर्स काउंट चला रहे हो तो 10 दिन में सफाई लेनी पड़ेगी। अगर आप ग्रे मटेरियल चला रहे हो, कोर्स काउंट चला रहे हो, 15 दिन में चल जाएगा। फाइन काउंट चला रहे हो और उसमें ग्रे मटेरियल चला रहे हो, महीना भर में सफाई ले सकते हो। तो मेंटेनेंस क्लीनिंग जो होता है टाइम के हिसाब से लेना पड़ेगा आपको, इन टाइम। कंट्रोल लेट कमिंग अप वर्कर्स, वर्कर लोग जो लेट में आते हैं इनको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आदमी लग नहीं पाए टाइम पे तो वो मशीन ब्रेकेज कर लेगा और बराबर कंट्रोल में नहीं आएगा। लेट कमिंग बहुत ज़रूरत है कंट्रोल करना। और कर्टन क्लीनिंग इन मिलाज और डायड प्लांट, डायड और मिलाज प्लांट में क्या होता है, पर्दा लगा रहता है, जालीदार पर्दा, जैसे मच्छर जाली रहता है ना, ऐसे पर्दा रहता है। इसको क्या डेली सफाई करनी पड़ेगी, चाहे रिम फ्रेम 5 मिनट बंद हो जाए, बढ़िया सफाई कर देना, क्योंकि उसमें फ्लाई वगैरह लगा रहता है और रनिंग में गिरता रहेगा तो मशीन का ऊपर दिक्कत जाएगा। उसके बाद देखो रूफ क्लीनिंग ऑन डेली बेसिस, जो छत का क्लीनिंग होता है, ऐसा नहीं कि 15 दिन महीने के बाद करना, इतना बड़े बड़े फ्लाई लटका रहेगा, जैसे सफाई करोगे मशीन का ऊपर गिरेगा। तो ऐसे केस में डेली रूफ क्लीनिंग करना जरूरी है। और एक पॉइंट देखो, अंडर वाइंडिंग, अंडर वाइंडिंग जो होता है, अंडर वाइंडिंग भी काउंट के हिसाब से सेट करना है, अंडर वाइंडिंग टू सेट, ठीक है। समझ लो अंडर वाइंडिंग कम रहा तो धागा स्पिंडल बॉबिन का नीचे रहेगा नहीं, टूट जाएगा तो दिक्कत जाएगा। अंडर वाइंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है रिम फ्रेम ब्रेकेज का, इसको ध्यान रखिए। और ये सारी पॉइंट जो होता है वो रीजन होता है रिम फ्रेम ब्रेकेज का, एक कारण से हो सकता है, तो इसको आप अटक करोगे आपकी रिम फ्रेम स्मूथ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल समझ लो, मैं आपको गाइडलाइन के लिए बोल रहा हूँ, समझ लो आप एली ट्विस्ट का चला रहे हो, एली ट्विस्ट का चला रहे हो, आपके स्टैंडर्ड ब्रेकेज होता है 2.5% तक रहेगा, ठीक है। और आपने कंपैक्ट का चला रहे हो, कंपैक्ट का चला रहे हो, स्टैंडर्ड ब्रेकेज रहेगा आपकी 3% तक रहेगा। और नॉर्मल कोम्ड वाला धागा चला रहे हो 3 से 4 तक रहेगा,
ठीक है। और सिंथेटिक चला रहा हो, स्टैंडर्ड रहेगा 3.5 से 4.5। वो कार्डेड चला रहा हो, स्टैंडर्ड रहेगा 5 से 6% है। तो ये होता है ब्रेकेज के स्टैंडर्ड। आप अगर स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर सकते हो, वर्कर अवेलेबल नहीं होगा, वो सारी चीज़ आप मेंटेन करके चलिए, आपकी वर्किंग स्मूथ रहेगा तो बढ़िया रहेगा। और मिल में एफिशिएंसी आएगा, यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, वेस्ट जनरेशन कम होगा, सारी चीज़ बढ़िया रहेगा। आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।